क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे और तुम में से कोई बताएगा कैसे करना है। पहले पढ़ते हैं हम इसको ध्यान से। मिस्टर पांडे रीड करो 30। एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, पहले एंगल लिख लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? 150 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री और फिर इस 20 kg वॉट। रिजल्टेंट की वैल्यू है 20 kg वेट, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 9.8 न्यूटन्स। kg वेट को कन्वर्ट करते हैं ना हम, कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटे? 9.8 से मल्टीप्लाई करके। तो मेरे को तो ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे। अच्छा, कहता है जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है किसी भी एक फोर्स के। तो बताओ कैसे होगा क्वेश्चन प्रेरणा? रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है किसी भी एक फोर्स के। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ बच्चों, क्या होता है? 2ab cos थीटा। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? tan बीटा क्या होता है? इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, मतलब ये tan 90 हो गया, बीटा 9 tan 90 इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है पूरी, ये क्या होगी? ज़ीरो। और भाई ये डिनोमिनेटर ज़ीरो होना चाहिए तभी बनेगी ना बात। तो यहाँ से मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा। आ गया या नहीं आ गया? देखो फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से। उसने बोला कि जो रिजल्टेंट है वो किसी भी एक फोर्स के परपेंडिकुलर है। मुझे डायरेक्शन का फॉर्मूला पता है, tan बीटा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। tan 90 की वैल्यू क्या होगी? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, tan 90 तुम्हें पता है कि नॉट डिफाइंड होता है। अगर नॉट डिफाइंड है इसका मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो होना चाहिए तो a इक्वल्स टू माइनस बी कॉस थीटा होना चाहिए। तो अब लिखो आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और भी कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? रिजल्टेंट एंगल वन। अच्छा, रिजल्टेंट दिया हुआ ना तुमको। कितना था ये रिजल्टेंट? 20 इंटू 9.8। इसका क्या कर देंगे बेटे? ये अंडर रूट हटा दो, अब तो होगा स्क्वायर, ठीक है। 20 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है? कॉस ऑफ क्या हो गया? 150। लेकिन इसका क्या एडवांटेज हुआ? ए की वैल्यू क्या डाल दो? माइनस बी कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे माइनस बी कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ 150 डिग्री। निकाल लोगे तुम अब? सिर्फ बी भी बच गया तुम्हारे पास। यहाँ पे ए की वैल्यू भी डाल दोगे तुम, क्या? माइनस बी कॉस ऑफ 150। अच्छा, कॉस 150 बाय द वे क्या होता है? प्रेरणा बताएगी बस। कॉस 150 वो कैसे लिख सकते हैं हम? लिख कैसे सकते हैं पहले बताओ? कॉस ऑफ 180 माइनस 30। अच्छा, ये तो लिख सकता हूँ 90 प्लस 60। 90 प्लस 60 भी होता है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट आया? कौन सा क्वाड्रेंट है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ गया। माइनस साइन 60 कितना होता है? माइनस रूट 3/2। तो समझ आया बच्चों? क्वाड्रेंट सिस्टम इस तरीके से काम होता है। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, करो नोट, निकालो आंसर। आंसर निकालो, इसका पूरा सॉल्व करो फटाफट।
किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ एक प्रेरणा ने पूछा, क्योंकि बाकियों ने अटेम्प्ट ही नहीं करना, क्या करना करके। क्यों है, हमने पढ़ना जब एक दिन सबने मरना। क्या पता तुम कुछ ऐसा नया डिस्कवर कर लो कि हम कभी मरे ही ना। नहीं नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आंसर तो मुझे भी नहीं पता, निकालना पड़ेगा बेटे। निकाल लो, सॉल्व कर लो पूरा। अनिकेत, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो गलत बात है। सॉल्व करो, कैलकुलेशंस ना लाइट की स्पीड पे करनी चाहिए तुमको। कहने का मतलब है बहुत तेज। आंसर बताओ। नाइन बाई एट को तो 10 ही ले लेना। एग्जैक्ट क्यों करना है उसको, 10 लेके कर दो। हो गया मेगा। कितना? 192 तो कोई ऑप्शन ही नहीं लग रही। हाँ, स्मॉलर फोर्स निकालनी है, मतलब तुम दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकालो, ए और बी की। ए भी निकालो, तो हो सकता है कोई ऑप्शन हो जाए। ए और बी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या, एच है का ही वैल्यू। चलो फिर इसको सॉल्व कर लेना, फिर अब मैं आगे चल रहा हूँ। घर पे कर लेना सॉल्व आराम से, हमने कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अब आगे चल रहे हैं हम। रोटेशन मैकेनिक्स, क्या क्या पढ़ा था हमने अभी? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे बेटे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। टॉर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने, है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, देखो, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स और एक होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर इंटू एफ साइन थीटा। और जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो तो मैं दिखाया था पिछली बार, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब हमने एंगुलर मोमेंटम के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। लिखो लिखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर components of angular momentum, angular momentum। इसमें हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशनशिप होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर।
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अनाया? मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा तो एल हो गया ना। होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो देन द मोमेंटम रिमेन कंजर्व। वेरी गुड। देखो यहाँ से हम आर वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ऐसी पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। अब मेरे को उसका क्रॉस निकालना है। क्रॉस निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। अच्छा, आई कैप के नीचे पहले हम लिखेंगे ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी एक्स पी वाई और पी जेड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, तो आई कैप यहाँ से कॉमन आ गया। तो जब कॉमन आया तो ये ऐसे क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो? सॉरी, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई और साथ में माइनस जे कैप। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स माइनस जेड पी एक्स। और फिर क्या आएगा? प्लस के कैप। के कैप क्या आएगा? एक्स पी वाई माइनस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। फिर इसको कंपेयर करेंगे हम, इसको कंपेयर करेंगे अगर हम लिखते हैं एल वेक्टर को एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। तो कंपेयर किया तो एल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताओ? एल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी बोलो? माइनस माइनस साथ में आ जाएगा एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। इसी का टेम्परेचर बढ़ा दूँ? हो गया? अच्छा, एल जेड की वैल्यू ये किसके इक्वल होगी? हाँ, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एल एक्स एल वाई और एल जेड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशनशिप। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट सही है। हो गया? सभी को समझ आ गया? फर्स्ट स्लाइड ये और पीछे कर ये, इसमें क्या नोट? एंगुलर मोमेंटम। ये जो फैन चल रहा है इसके पास लीनियर मोमेंटम है या एंगुलर मोमेंटम है? लीनियर कैसे हो सकता है? तेरा फैन ऐसे तो नहीं चलता। फैन तो ऐसे एंगुलर मोमेंटम है इसके पास। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। आगे कर लिया इसका नोट? देखो जो आपके पास रिलेशनशिप आया, क्या रिलेशनशिप आया? एल एक्स का क्या आया? वाई बी जेड माइनस जेड बी वाई। अच्छा, एक जनरल बात करते हैं। टॉर्क हमने व्हील्स में देखी,
बीएस में हमें पता है कि टॉर्क ही होती है। कभी तुम फ्लोर मिल देखी है तुमने? फ्लोर मिल जिसको चक्की बोलते हैं, है ना? मशीन वाली। हाथ वाली तो चलो अब ज़माने गए, पहले होता था वो गेहूं पीसते होते थे, आजकल तो करता नहीं कोई। तो वो वाली होती है, जो मशीन वाली होती है, उसको देखा तुमने कैसे वो रोटेशन हो रही होती है इसकी, है ना? एक्चुअली में क्या होता है कि जितने भी, अब हमें तो सब कुछ पका पका ही चाहिए ना, हम तो मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर लेते हैं। आशीर्वाद का आ गया कि चलो खा लिया, एक्चुअली में वो कुछ नहीं होता, मैदा होता है, बड़ा गंदा होता है वो। जो जो तुम्हारे पास ये विलेज साइड के लोग होते हैं ना, इनको पता होता है। ये कभी भी देखना, कभी भी अगर मान लो यहाँ पे होगा ना, ये खुद अपना आटा जो है ना वो गेहूं लेके पिसवाएंगे, देख लेना। क्योंकि इनको पता है कि किस तरीके से दालें डलती हैं, क्या है, कैसे कैसे है वो। एलेक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड। तो वो जो मैं बता रहा था, वो जो फ्लोर मिल होती है, उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी? टॉर्क। और अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है व्हील में, तो उसमें कौन सी एक्सेलरेशन होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। तुमने लीनियर इम्पल्स पढ़ा था, लीनियर इम्पल्स क्या होती है? फोर्स इनटू टाइम। लीनियर की जगह क्या हो जाएगा? एंगुलर। एंगुलर इम्पल्स क्या होगी? टॉर्क इनटू टाइम। बात समझ में आ रही है? लिखो, लिखो एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स इज टॉर्क इनटू टाइम। और अगर हम एंगुलर पार की बात करें, वो कितनी होगी? वैसे जो पार का फॉर्मूला होता है, जो तुमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, वो क्या होता है बेटे? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। डॉट वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो ये ओमेगा हो गया। ये सारे रिलेशन अगर उसको कंपेयर किए जाए ना, लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। टॉर्क डॉट ओमेगा। समझ आया? हार्दिक आपको पता लगा? वहाँ पे एफ डॉट भी था, यहाँ पे डॉट डॉट ओमेगा आ गया। शशांक पता लग गया? अच्छा, एंगुलर इम्पल्स भी पता लग गया, एंगुलर पार भी पता लग गई। अब देखो, मान लो मेरे पास कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है। रोलिंग ऑब्जेक्ट के पास पिछली बारी मैंने करवाया था कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ में प्योर रोटेशन वाली एनर्जी भी होगी। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, आगे आगे 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये पता लग गया तुमको? देखो, मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इस सरफेस पे कोई व्हील रोल कर रहा है। पॉसिबल है वैसे तो रोल करना? रोलिंग पॉसिबल है या नहीं है? हाँ बोलो, रोलिंग पॉसिबल है या नहीं है? एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इमेजिन करो, और उसमें जो व्हील है वो रोल कर रहा है। पहले बताओ मुझे कि रोल कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता। कोई चीज़ रोल कैसे करेगी? सरफेस में फ्रिक्शन तो होनी चाहिए, वो तो स्लाइड ही करती रहेगी, फिसल ही जाएगी। तो कभी भी अगर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है तो रोल नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट। यही रीज़न होता है कि जितनी भी तुम्हारे पास रोड्स होती है ना, इसकी रिकार्पेटिंग होती है। 2 महीने, 2 साल, 3 साल के बाद रिकार्पेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल्स हैं वो चलते रहेंगे, रोड तो फ्लैट हो जाएगी। अगर रोड फ्लैट हो जाएगी तो टायर स्किड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मान लो अगर मेरे पास फ्रिक्शनल सरफेस है, फ्रिक्शनल सरफेस में तो ऑब्जेक्ट रोल कर सकता है, ये रोल कर गया। ठीक है। मान लो ये जो रेडियस है इसका, वो रेडियस कितना है? आर। कितना रेडियस है? ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ जा रहा है ना पॉइंट, तो इस पॉइंट को फ्रिक्शन कहाँ पे मिलेगी? आगे की तरफ। या ऐसे होल कह दो, अगर तुम्हारे पास ये पूरा जो व्हील है वो आगे की तरफ जा रहा है तो उसको फ्रिक्शन कहाँ पे मिलेगी? फ्रिक्शन मिलेगी, इसीलिए टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ट्रू और फॉल्स? फ्रिक्शन मिलेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अगर मैं टॉर्क बोलूँ, टॉर्क क्या होती है बेटे?
आई इंटू बेटे टॉर का रिलेशनशिप आई इंटू अल्फा होता है। तुम क्या आर आर कैसे कही जा रहे हो? आई इंटू अल्फा। देखो एक बारी कॉपी में तुमने अपने हाथ से लिखा है, देखो आई इंटू अल्फा टॉर्क, तुम्हें याद आएगा वंस अपॉन ए टाइम। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। मिल गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा आई इंटू अल्फा। टॉर्क साथ में ये भी होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये मैंने ऐसे लिख दिया एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बताओ इसका? आर। एफ इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो गया? आई इंटू अल्फा। क्लियर? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं तुम, किसकी वैल्यू? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आएगी वो वैल्यू? वो आएगी एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा अपॉन आर। करो नोट इसको। एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा अपॉन आर। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। हेडिंग लिख लेना इसकी, रिलेशन फॉर द रोलिंग ऑब्जेक्ट। रिलेशन ऑफ टॉर्क फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट। टॉर्क फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक मैंने बोला था पिछली क्लास में कि मुझे याद कराना कि एक लाइन प्लेन से जाएगा, डिस्क आएगी, है ना? वो करते हैं। कर लिया इसको नोट? रिलेशन ऑफ टॉर्क फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट। मेरे को ना आज वो ज़रूर भेजना मैसेज तुम्हें हमको, और लिख देना उसमें क्या चाहिए। नेक्स्ट, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है दीपिका? अल्फा, आई इंटू अल्फा। ठीक है, गुड। ठीक है चेक। चलो चलें आगे। अब सुनो, मान लो तुम्हारे पास ना ये केस है। लेट अस सपोज मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन है। अब ध्यान से समझना बेटे, अगर समझ आ गया तो बहुत इजी है। और ये है सरफेस। इंक्लाइन प्लेन ना फ्रिक्शनल इंक्लाइन प्लेन है, इसमें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो एक मास, लेट अस सपोज ये ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकती है, रिंग भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है। वंस यहाँ पे ध्यान दो तब पता लगेगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? पहला क्या बोला? स्फेयर। दूसरा क्या बोला? रिंग। तीसरा क्या बोला? डिस्क। चौथा क्या बोला? सिलेंडर। अब क्या हो रहा है, मान लो ये वाला एंगल थीटा है। कितना एंगल है? इसका मास अगर m है तो इसका वेट नीचे की तरफ लगा बेटे, कितना लगा? mg। अच्छा ये क्या होगा? mg cos थीटा। क्या होगा? mg cos थीटा। अच्छा और इस तरफ क्या होगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, और ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू वॉट? एम इंटू ए। लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट? अभी सिर्फ समझो बस, एफ प्लस एम ए भी लिखो मत, एफ प्लस एम ए। अच्छा ये जो डिस्क आ रही है या सिलेंडर आ रहा है, इसका जो रेडियस है वो कितना ले लेता हूँ मैं? कैपिटल आर। कितना ले लिया? अब मुझे बताओ बेटे, इस पॉइंट पर टॉर्क लगेगी कोई, तभी तो ये रोल होगा। वो जो टॉर्क लगेगी उसका रिलेशनशिप क्या होगा टॉर्क का? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क साथ में ये भी होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखा हमने फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कितना डिस्टेंस है इसका? आर। तो एफ इंटू
आर हो गया इज इक्वल टू व्हाट आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पिछली बार ये रिलेशनशिप बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ। मतलब क्या था वो? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था पिछली बार ही बताया था। क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आती है। बताया था पिछली बारी। तो आई की वैल्यू को मैं क्या लिख लूँगा? एम के स्क्वायर। क्या लिखूँगा? एम के स्क्वायर। एम इंटू के स्क्वायर। एम के स्क्वायर। एल्फा। एल्फा को क्या लिखेंगे हम? एल्फा को क्या लिखेंगे बताओ? बोलो। इसको लिख दिया मैंने ए अपॉन आर। ए अपॉन आर, क्योंकि ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है ना बेटे। ए इज इक्वल टू आर अल्फा क्या होता है? मतलब ए कौन सी एक्सेलरेशन है? अल्फा कौन सी एक्सेलरेशन है? गुरदीप बोला करो आप भी। अल्फा कौन सी एक्सेलरेशन है? तो अब मुझे बताओ इसका मतलब एफ की वैल्यू आ गई यहाँ पे। एफ इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। हो गया आर इंटू आर क्या हो गया? आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये एम के एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये देखो रिलेशनशिप था ये एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ प्लस एम ए। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ प्लस एम ए। एफ की वैल्यू कितनी है? अच्छा ये एम भी स्मॉल एम है और ये एम भी स्मॉल एम है। एफ की वैल्यू कितनी है? एम के स्क्वायर ए अपॉन एम के स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम ए। अच्छा अब अगर मैं यहाँ से एम कॉमन ले लूँ, एक एम कॉमन ले लिया और क्या कॉमन लूँ? ए भी कॉमन लिया, तो अंदर क्या आ गया? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा ये क्या है? एम जी साइन थीटा। एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई बताओ? ए की वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तुम ये देखो कि मैंने इम्प्लीमेंट कैसे किया। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना इम्प्लीमेंट फिर करना डिफिकल्ट लगेगा तुमको। इसी के बेस पे जो मैं तुम्हें चीज़ बता चुका हूँ वही इम्प्लीमेंट करनी है। ये पता लगा कि मैंने कैसे टॉर्क की वैल्यू वैल्यूएट की। मैंने क्या कहा कि एम जी साइन थीटा की फोर्स नीचे की तरफ लेके आ रही है, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू क्या कर दिया? एम ए कर दिया। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? एफ प्लस क्या हो गई जसकिरत? एफ प्लस एम ए। अच्छा फिर वहाँ से मैंने निकाली वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर ए की वैल्यू क्या होगी? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बेटे ये एक्सेलरेशन है रोलिंग ऑब्जेक्ट की, विच इज़ रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। लिख लो, लिखो अब एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। अब नोट करो, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। Acceleration of the object rolling down an inclined plane. Acceleration of the object rolling down an inclined plane. नहीं ये थीटा है ना, थीटा। तभी तो ये एम जी कॉस थीटा बना और वो एम जी साइन थीटा बना। कर लिया ना सारा? ओके कर दो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट
इक्वेशंस ऑफ पोटेंशियल मैकेनिक्स क्या होती है मिस्टर पांडे? ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी, अल्फा टी। आगे 2 थीटा अल्फा इज इक्वल टू ठीक है। थर्ड ओमेगा कहीं पे भी 2 लगा दोगे, कोई दीन मान नहीं है। 3 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वही तो है बेटे, जैसे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अच्छा, एम के स्क्वायर इंटू ए अपॉन ये कर लिया इसको नोट, सारा लिख लिया पक्का? ए की वैल्यू डिवाइड करके ये लिख लेना। ये जो लिख लेते हैं ना, ये साथ साथ लिखा मत करो, जब मैं समझा रहा हूँ तो समझा करो। ये जो फैन है जो चल रहा है, ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है? क्या है? ये फैन मूव कर रहे हैं, स्टैटिक है यार? ये वहाँ मत करो यार, ये अनपढ़ किसने किया, उसने किया यार। तुम बताओगे तो मैंने वैसे पूछ लिया कि चल यार, ये फैन मूव कर रहा है तो बेटे ये काइनेटिक हुआ डायनेमिक हुआ? ठीक है, काइनेटिक हुआ ये। देखो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ये डिवाइड करना है, इसको लेके आना इधर। इसमें क्या स्लाइड की जरूरत है? तुम ऐसे से मत किया करो, ए बी ओ सर स्लाइड आगे चलेगी, ऐसे मत लिखा करो, ये गलत होता है। देखो अब हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है ना, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर तो तुम्हारे पास डिस्क हो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना? एम आर स्क्वायर अपॉन 2। आई की वैल्यू मैंने डाल दी एम के स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, क्या हो गया? एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 अपॉन 2। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कितना आ गया? 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब 3/2। 3/2 मतलब 1.5। ये वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई है? डिस्क की। अब निकालते हैं रिंग। रिंग के केस में फिर से फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए इज इक्वल टू, बोलो, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अपने आप इसका निकालो, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी रिंग के लिए? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो एम के स्क्वायर हो गया, यानी कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? जी साइन थीटा अपॉन 2, यानी कि ये आ गई कितनी? अप्रॉक्सीमेटली 5 साइन थीटा, या जी की फॉर्म में रखते हैं चलो। ये आ गया 0.5 जी साइन थीटा। पता लगा किसके लिए निकाला ये? रिंग के लिए। पहले किसके लिए निकाला था? डिस्क के लिए। अब तुम निकालो सॉलिड सिलेंडर के लिए, अपने आप निकालो सॉलिड सिलेंडर के लिए। कर दूँ और किसकी?
गुरुदेव और अनिकेत क्या कर रहे हैं? निकालो अब अपना, निकालो फटाफट। हाँ जी, किसका? मैंने करवाया तो था। वेरी गुड। सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का सेम होता है, चाहे क्या हो गया हो जाता है ना। देखो, सॉलिड सिलेंडर का और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, हॉलो सिलेंडर का और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। करो सॉल्व, निकालो वैल्यू फटाफट। अरना वैसे नहीं बैठना, उठाओ। हाँ अर्नब, क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोशिश करो, ठीक हो जाएगा। कोशिश करो पढ़ने की, स्टेमिना बनाओ। देखो, ये की स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया डिस्क का। आगे मैंने जो तुम्हें दिया था उसका निकाल के बताओ मुझे। हाँ हाँ, वो तो सेम ही आएगा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर, तुम स्फेयर का निकालो। सॉलिड सिलेंडर की जगह तुम सॉलिड स्फेयर का निकालो। स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ये निकालो अपने यहाँ पर, 2/5 mr²। गुरुदेव हो रहा है तो कर रहे हैं, मुझमें उधर आके देखना पड़ेगा। चलो करो। स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बता दिया मैंने, इसका निकालनी है एक्सेलरेशन। क्या वैल्यू पुट करूं बताओ? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2/5। 1 प्लस 2/5 विच इज इक्वल टू वॉट? जी साइन थीटा। 5 7 हो गया, तो नीचे 7 आ गया, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? 5/7। 5/7 के 7/5? 5/7 आएगा स्फेयर का। ठीक है, और अगर हम हॉलो स्फेयर की बात करें, हॉलो स्फेयर में ये पता है क्या बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। अब दोनों को निकाल देना मैंने। ये नहीं मुझे अच्छा लगता ना, मुझे डांटना अच्छा लगता है। हॉलो स्फेयर की वैल्यू कितनी है? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू क्या आएगा ये बताओ? 5/3। हाँ 3/5 आएगा। क्या आएगा? 3/5 जी साइन थीटा। अब सभी का निकाल लोगे तुम। स्फेयर का तुम्हें फॉर्मूला पता लग गया। ए की वैल्यू क्या होती है बोलो? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता होता है? देखो, क्वेश्चन आता होता है कि तुमने इंक्लाइंड प्लेन तुमने चीज़ों को रोल करके नीचे भेजा। ये जैसे मैंने यहाँ से ना एक बड़ी डिस्क भेजी, ये ऐसे, यहाँ पे क्या होगी? डिस्क होगी। अर्नब आप घर जा सकते हो। अर्नब ऐसे नहीं बैठना, घर जाओ, आप घर जाओ। और ये आगे से ना रिटर्न एप्लीकेशन लिखवा के लाना अपनी मम्मा से अगली बारी।
कि क्लासेस में तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि मेरा सर दुखता है, कभी कभी मेरा पेट दुखता है, तो क्या करना है हैं? हाँ तो बस पूछ के आना कि जो क्लास मिस होएगी वो कैसे कवर होएगा। बैठ जा, तो कोई नहीं जाना तो बेटर है अभी। इधर देख ध्यान से, बैग नीचे रख। कहीं नहीं जाना मैंने, आराम से जाने लगेगी, चल जाके शक्तिमान देखेंगे। देखो डेस्क, पहले डेस्क जा रही है नीचे, डेस्क जा रही है एक बार नीचे। और ना पता है कि ऐसे अच्छा नहीं लगता बेटे, क्लास में तुम यहाँ पे कंसंट्रेट करो, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुश्किल हो रही है मेरे को भी क्लास में। ऐसे नहीं है ना, कोई बच्चा बैठा रहेगी क्या मतलब है। देखो डेस्क जा रही है नीचे, क्या जा रही है, एक तरफ मैंने ले ली डेस्क और एक तरफ मैंने ली है रिंग। डेस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2, और रिंग का कितना होता है, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, तुमने डिस्क के लिए ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 1.5 जी साइन थीटा अपॉन 1, यानी कि 1.5 का 3 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, 2 जी साइन थीटा हो गया। यानी कि जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 ले ली, 20/3 हो गया। 20/3 कितना होता है, 6.6, 6.6 साइन थीटा। ये आ गई ए की वैल्यू, किसके लिए आई है, डिस्क के लिए। अब मैं रिंग के लिए बताता हूँ, रिंग के लिए कितनी है बताओ, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सीधा बताओ वैल्यू कितनी है, मतलब जी साइन थीटा अपॉन 2, जी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 साइन थीटा, सीधे ही आ गया है ना। किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है बताओ, किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, डिस्क की कि रिंग की, डिस्क की या रिंग की, किसकी, डिस्क की, किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो नहीं थीटा दोनों केसेस में सेम रखना ना, हमने अलग अलग नहीं करना, इंक्लाइन प्लेन का एंगल नहीं चेंज करना, वो तो सेम ही रखना है हमें। तो अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल सेम है तो डिस्क की एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा। अब हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मुझे बताओ जिसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और वैसे भी ये सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ज़्यादा मतलब जल्दी नीचे आएगा, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब अगर मैं डिस्क को रोल करवा के नीचे फेंकूँ और रिंग को रोल करवा के नीचे फेंकूँ, तो कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा, डिस्क, क्योंकि डिस्क की जो टाइम है डिस्क का वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन क्या है ज़्यादा। तो रीज़न के साथ लिख लो इसको क्लियरली, पूरी इसको हाँ नोट कर लो। हाँ जैसे ये निकालो फिर उसके बाद लिखो, जैसे मैंने समझाया टाइम की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू ज़्यादा तो टाइम की वैल्यू क्या होगी कम। लिखो इसको, बोलना नहीं है चुपचाप, बस आवाज़ नहीं आनी चाहिए मेरे को। तो ये क्वेश्चन आता होता है कि डिस्क पहले आएगी रिंग पहले आएगा, क्या होगा, तो वैसे आएगा। ठीक है, कर लिया नोट, लिख लिया। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा हो तो टाइम की वैल्यू कम, और अगर ए की वैल्यू कम तो टाइम की वैल्यू ज़्यादा। दीपिका ये क्वेश्चन नोट करो, ये क्वेश्चन कर लिया तुमने हार्ड वाला। अच्छा सच, हार्ड वाले क्वेश्चन में याद आया मेरे को एक चीज़, तुमने इसका आंसर क्या निकाला था, क्या आंसर, 0 पॉइंट कितना,
नहीं नहीं 0.9 नहीं था इसका आंसर। देखो एक बार तुम्हें टॉर्क का वो रिलेशनशिप याद है बेटे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर? कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ तुमको, ध्यान से सुनो। अब एक बात बताओ, एक तो तुमने ये लिया था, एक ये लिया था ना, इसकी टॉर्क क्या आ जाएगी? आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। इससे आ जाएगी कहाँ पे? बाहर की तरफ। मैग्नीट्यूड कितना उसका? 4 सेंटीमीटर इंटू 10 है ना। आर वेक्टर क्रॉस ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, देखो टाउ 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर वही है, तुम उसको बाद में कर लेना। लिखो पहले इसका, टाउ 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 10। 0.04 आ गया, आ गया। हाँ ये 0.4 आ गया, आ गया। फिर दोबारा 0.4। अब देखो इसका करते हैं, इसमें क्या था, ये 15 इधर को लग रही है, ये आ रहा है मेरे पास, तो आर क्रॉस एफ कहाँ पे आएगा? इंटू द प्लेन ऑफ द पेपर। लेकिन मैंने बोला था कि साइन वाला कंपोनेंट लेना है ना। तो अगर ये फोर्स 15 न्यूटन इधर है, तो उसका साइन वाला कंपोनेंट क्या होगा? एक सेकेंड, ये है ना ऐसे 15 न्यूटन, और तो ये यहाँ पे क्या होगा? ऐसे होगा। कौन सा कॉम, क्या क्या वैल्यू हो जाएगी? 15 साइन ऑफ, बताना कितनी होती है 15 साइन 37 की वैल्यू? साइन 37 क्या होता है? 3/5 होता है। यही यही होता है ना साइन 37 3/5। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3/5, 5 इज 15, और ये कितना हो जाएगा? 9। 9 इंटू 6 सेंटीमीटर है, 9 इंटू 6 सेंटीमीटर मतलब 54, मतलब ये क्या आ जाएगा? 0.54। इसका आएगा 0.54, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? इसको बना के देख लेते हैं एक बार। आर क्रॉस एफ, ये देखो ये आ रहा है ना, और एक तरफ आर क्रॉस एफ कहाँ पे चला गया? अब बची तीसरी फोर्स, तीसरी फोर्स ये 150 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री था, है ना। और फोर्स कहाँ पे लग रही है? ये लग रही है 20 न्यूटन वाली। और ये फोर्स तो कंसीडर नहीं करते, ये तो पता है ना, ये तो 0 है, ये 20 न्यूटन है। तो बताओ इसका क्या होगा? बोलो 20 इंटू किस? 20 इंटू, बोलो इस वाली फोर्स का क्या होगा? 20 इंटू साइन 30 होगा इसका, ठीक है। 20 इंटू साइन 30 क्या होगा? 1/2 इंटू 0.04। तो ये भी कर जाएगा, क्या आ जाएगा? 0.4। क्या आ जाएगा? अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रहा है, और ये है, तो कैसे आएगी? आर वेक्टर कहाँ पे है इसका? ये ना आर, और एफ ये, तो ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ऐसे आई, कहाँ पे आई? अब ये आउट ऑफ द प्लेन 0.4 है, और ये इनटू द प्लेन 0.4 है। नहीं 0. दूसरी एक 0.4 थी, ये क्या थी? ये कैसी थी? आउट ऑफ द प्लेन थी कि इनटू? ये दोनों क्या है? आउट ऑफ द प्लेन। ये वाली आउट ऑफ द प्लेन है, ये क्या आ रही है? ये बड़ी बड़ी, इसका डायरेक्शन कहाँ पे है? इस तरफ है ना। आर कहाँ है? ये है, ये तो फिर इनटू द प्लेन भाई। ये देखो वो सिर्फ यही तो गलती थी, ये इसमें गलती थी। ये देखो 20 न्यूटन इधर को लग रही है ना, आर कहाँ पे? ये आर क्रॉस एफ होता है ना, तो ये आर क्रॉस एफ में फिंगर भी तो कहाँ पे आई? इनटू द प्लेन। मतलब ये जो 0.4 है और ये जो 0.4 है, एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल। आंसर क्या आएगा? 0.54। मैं बता रहा था किसी को, तो दोबारा 0.54 आया, तो मैंने कहा यार ये क्लास में कैसे? चलो करो इसको ठीक, 0.54 आंसर निकालो इसका। डायरेक्शन ध्यान से लेनी पड़ेगी इसमें। पता लगे कि दोबारा बताऊं? ये देखो एक बार फिर, अगर मान लो इसकी डायरेक्शन भी है, सिर्फ ये ऐसे है ना, ये आर है ना, आर क्रॉस एफ होता है ना,
आर क्रॉस क्या होता है गुरुदेव? एफ होता है। तो कहाँ पे आया? इनटू द प्लेन। कहाँ पे आ गया? इनटू द प्लेन। अच्छा, और ये वाला क्या था? ये आर क्रॉस एफ कहाँ पे आ गया? दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। 0.54 आंसर आएगा। चलो ये तो पिछला क्वेश्चन था। ये करो, लगेगा कौन सा रिलेशन लगाना। जो क्वेश्चन नोट कर लो पहले। रोटेशन मैकेनिक्स के फर्स्ट टर्म में आना है तुमको? आना है? सिर्फ आपको आना था? आना है? करवा चुका हूँ मैं रोटेशन मैकेनिक्स के, एनसीईआरटी के टॉपिक्स हो चुके हैं। बस वहीं तक आना है तो हम हो चुके हैं पूरा। ठीक है। अब कर लिया नोट? साइड वाला वर्ड मिस नहीं हो रहा? नहीं नहीं ठीक है, यहीं तक है, टेंशन नहीं लेनी। A wheel rotating at an angular speed of 20 radian per second is brought to rest by constant torque. एक मेरे को बताया करो कोई डिफिकल्ट टॉपिक जो करना है रिवाइज पिछला। जैसे एक वर्क एनर्जी पार का बोला था ना हमने कि वो उसका भी कुछ रिवाइज करा दो। तो आज उसका वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज कराऊंगा। आता है? आती है तुमको? कौन सा डिफिकल्ट चीज़ नहीं आती बताओ? चलो भी बता देना, अभी पहले ये करने हम फिर बता देना। ये हमारे क्वेश्चन में नहीं, ये एडिशन क्वेश्चन होते हैं। चलो जी, पहले तुम मेरे को बताओ आइडियाज कि कैसे सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे यार ना। बताओ कि क्या क्या गिवन है, ये देख के बताओ, सोचेंगे कैसे है। कहते हैं व्हील रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ, मतलब ये 20 रेडियन पर सेकंड क्या है बेटे? क्या है? ओमेगा। ओमेगा की ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 रेडियन पर सेकंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल ओमेगा कितना होगा? 0 बाय कांस्टेंट टॉर्क इन 4 सेकंड्स। मतलब टाइम की वैल्यू कितनी है? 4 सेकंड्स। तो अब देखो तुम्हें ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा नॉट दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? वेरी गुड। ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस, क्या निकालेंगे बेटे यहाँ से? निकालना ज़रा, अल्फा निकालो। अल्फा कितना आ रहा है? -5। अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे बेटे? रेडियन। क्या होंगे? रेडियन पर, रेडियन पर सेकंड पर। ये आ गया अल्फा। अच्छा आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्या दिया उसने? आगे बोलो क्या दिया? इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट द एक्सिस
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आई इज इक्वल टू 0.2 kg मीटर स्क्वायर। ये इनर्शिया की वैल्यू दी हुई है। तो अगर इनर्शिया दिया हुआ है, तुम्हारे पास अल्फा है बेटे, तो क्या निकाल सकते हैं? टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई इंटू अल्फा। आई की वैल्यू कितनी है? 0.2। अल्फा कितना निकाला? कितना आ गया ये? -1। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के यूनिट्स होते हैं तो इसको मैं जूल्स ही बोल दूँ। टॉर्क के यूनिट्स एनर्जी वाले ही तो होते हैं, तो जूल्स बोल देता हूँ। Find the work done by the torque in first 2 seconds। वर्क डन निकालना है 2 सेकंड में। वो कैसे निकालना है बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो थीटा की वैल्यू निकालो पहले। थीटा की वैल्यू क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या होता है इसका बोलो? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना दिया है? ओमेगा नॉट कितना दिया हुआ है? हाँ 20। टी कितना है? 4। नहीं 2 डालेंगे ना बेटे, उसने बोला ना वर्क डन बाय द टॉर्क इन द फर्स्ट 2 सेकंड। तो मैं यहाँ पे ये 2 डाल देता हूँ प्लस हाफ। अल्फा कितना है? अल्फा -5। टाइम कितना है? 2 का क्या हो जाएगा? 4। तो 2 2 ज़ा 4, तो 40 - 10 ये कितना आ जाएगा? 30। 30 क्या? रेडियंस। हाँ क्या आ रहा है? एक मिनट ये 20। हाँ क्या आ रहा है बेटे? 0 कैसे आ रहा है? 30 आ रहा है। 20 इंटू 2 40, 40 - 10 ये 30 तो हो गया। सीटा की वैल्यू आ गई। अब बताओ वर्क डन कैसे निकालेंगे? टाउ इंटू, ये तुम्हें बताया कि जो वर्क डन की वैल्यू है, वर्क डन पढ़ा था ना तुमने, क्या होता है वर्क एनर्जी बाद में? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? टाउ इंटू टाउ निकाल लिया तुमने? कितना निकाला? चलो 1 बोल दिया। थीटा क्या है? 30। तो ये वर्क डन -30 जूल्स। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को रोक रही है। अगर ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो जो एंगल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। समझ आया कैसे तुमने निकाला? कि फिर से देखो इसको एक बारी। सबसे पहले हमने क्या निकाला? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। उसके बाद टॉर्क इज इक्वल टू, चलो ये कुछ मैं रिलेशन ना बॉक्स बना के लिखता हूँ, तुम्हें तब पता लगेंगे। ये जो रिलेशनशिप्स यूनिक होते हैं जो भूल जाते हैं, लिखो पहले। लिखो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। बॉक्स बनाना, ये बॉक्स बना के L इज इक्वल टू आई ओमेगा। फिर लिखो V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, फिर लिखो आर ओमेगा। फिर लिखो वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। फिर लिखो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। लिख लिया? अच्छा, फिर लिखो टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। याद है टॉर्क इज डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, फिर लिखो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर। फिर लिखो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। अब 1 मिनट के लिए ये रिलेशनशिप देखो, मैं अभी किसी से भी पूछता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 रिलेशनशिप्स याद करनी है। हो गया?
पूछ लो किसी को भी। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। सेकेंड क्या है? वी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आई। टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अच्छा फिर ये भी लिखो, टाउ इज इक्वल टू, हाँ नहीं टाउ नहीं, वो तो लिख दिया, टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। क्या लिखना था मैंने? ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ये भी रिलेशनशिप है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। वो वाला अच्छा करवा देता हूँ, है वो भी क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं? लिख ले तो एक बार कॉपी में, फिर लिखा। चलो तुम ये करो, रिलेशन पूछ लो किसी से भी। हाँ जी पूछे अब रिलेशनशिप। करो फिर कॉपीज में मैं पूछूं। अदनब से पूछे पहले। पहले ना पता क्या, क्लासेस से पहले ना बिल्कुल फ्रेश होना होता है हमने, तब हमें, क्योंकि हमें वैसे ही पता है करिकुलम है, जब क्लास है फ्रेश बैठना पड़ता है तभी बात बनती है। लाओ चलो मैं पूछूंगा। क्या हो गया? कुछ बात हो रही है। चलो फिर पूछें कुछ, ये एक फॉर्मूला पूछें। किससे पूछें? ये हो गया ना, इजी तो है। तो आप खड़े हो नंदिनी, करूँगा आप कर। एल का फॉर्मूला बताओ, एंगुलर मोमेंटम का। ले नीचे देख के, नीचे देख के नहीं बताना। आई इंटू ओमेगा। और एक्सेलरेशन का आर इंटू एल्फा। अच्छा और टॉर का आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर के इनर्शिया और एल्फा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? वेरी गुड, शाबाश, बैठो। तो आप खड़े हो, अब ये खड़ा होएगा गुरुदेव, गुरुदेव खड़े हो ना। आप बताओ रिलेशनशिप कौन सा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। देखो टाओ और एल के बीच में बनाओ, टॉर्क वेक्टर और एल वेक्टर के बीच में। नहीं नहीं अपने आप बताना है गुरुदेव, कॉपी से नहीं देखना, कोशिश करो, कोशिश तो करो। टाओ इज इक्वल टू क्या होता है?
क्या होता है टाउ इज इक्वल टू DL अपॉन DT, DL अपॉन लिख लिया। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, बैठ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, देखते हैं तुम सॉल्व करते हो या नहीं। लिखो अ जगलर फटाफट से करो, फिर इसके बाद हमने वो भी। अ जगलर थ्रोज balls vertically upwards with initial velocity in air, with some initial velocity in air. क्या है? With same है, हाँ, with same initial velocity in air. When the first ball reaches its highest position. लिखो when the first ball, अब बंद कर दो आप ये। अच्छा, when the first ball reaches its highest position, he throws the next ball. He throws the next ball. Assuming that he throws the next ball. ये देखो, juggler throws balls vertically upwards with same initial velocity in air. When the first ball reaches its highest position, he throws the next ball, assuming that the juggler throws n balls. Juggler throws n balls per second. The maximum height the balls can reaches. The maximum height the balls can reaches. चलो बताओ मेरे को कैसे करना है। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्या कहता है, जगलर, वही जो बॉल्स, हमने ये जगल वाला एक क्वेश्चन भी किया था, बॉल्स ऊपर थ्रो कर रहा है, ठीक है। कहता है जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर। हर एक बॉल की ना वेलोसिटी सेम है। फिर कहता है व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेस इट्स हाईएस्ट पोजीशन, जब पहली बॉल ऊपर पहुंच गई हाईएस्ट पोजीशन पे, ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल, वो नीचे से दूसरी बॉल फेंक देता है। समझ रहे हो ना, ये बॉल फेंकी, ये हाईएस्ट में पहुंची, तो ये फेंकी दूसरी, अब ये दूसरी हाईएस्ट में पहुंचेगी तो वो पहली वाली नीचे आ चुकी होगी। ध्यान से समझो प्रोसेस क्या है। मतलब अगर पहली बॉल उसने फेंकी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, जब ये हाईएस्ट पे पहुंची इतनी देर में ये फेंक दी, अब ये हाईएस्ट में क्या होएगी, तब तक नीचे आएगी, ये ऊपर पहुंच जाएगी। इस तरीके से वो जगल करेगा बॉल्स को, करते हैं ना जैसे जगल देखा ही है तुमने। अब वो कहता है कि उसने ना जो बॉल्स फेंकी हैं वो n बॉल्स पर सेकंड फेंक रहा है, n बॉल्स पर सेकंड फेंक रहा है। दी मैक्सिमम हाइट दी बॉल्स कैन रीच, तुमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है। देखो पहले मैं पता क्या करता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ 2 बॉल्स के केस का बताता हूँ, 2 बॉल्स, सिर्फ 2 बॉल्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2 बॉल्स की बात कर रहे हैं हम, लेट अस सपोज एक बॉल मैंने यहाँ पे थ्रो की, एक बॉल मैंने थ्रो की, इसको ऊपर जाने में 2 सेकंड लगते हैं। ऊपर जाने में कितने लगते हैं?
मतलब ऊपर जाके वापस आने में 2 सेकंड लगेंगे। तो इसका मतलब वो कितने इंटरवल के बाद फेंक रहा है? 1-1 सेकंड के बाद फेंकेगा। मेरी बात समझ रहे हो तुम? अगर उसने 2 बॉल्स को जगल करना है सिर्फ, इसका मतलब वो 1-1 सेकंड के इंटरवल के बाद बॉल फेंकेगा। अगर उसने 3 बॉल्स को जगल करना है तो 0.0 अगर उसने 3 बॉल्स को जगल करना है बेटे तो तुमने 2 बॉल्स का तो मुझे बता दिया हाफ करके 1-1 सेकंड के बाद। 3 बॉल्स का कैसे करेगा? 1/3। अगर उसने 4 करना है तो 1/4। अगर उसने n बॉल्स को जगल करना है 1/n। इसका मतलब जो ऊपर जाने का टाइम होगा, तुम्हें ये पॉइंट समझ आएगा? दोबारा बताऊं? फिर एक बार दोबारा देखते हैं। देखो ये क्योंकि इसमें क्वेश्चन है, इसी पॉइंट में क्या है, बात क्या है कि अगर तुम 2 बॉल को जगल कर रहे हो, 2 बॉल को जगल कर रहे हो तो मान लो 1 सेकंड में ये ऊपर गई और जब तक वो नीचे आएगी ये वाली ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब अगर 2 बॉल्स को जगल किया तो 1-1 सेकंड के बाद जगल करेगा वो। 1 सेकंड में रिदम टूटना नहीं चाहिए, जैसे टूटा मुश्किल हो जाएगी। अगर उसने 3 बॉल्स को जगल करना है तो ये हाथ जल्दी चलेंगे, 1/3 सेकंड, 1/3 सेकंड होगा। और अगर उसने 4 बॉल्स को जगल करना है तो फिर और तेज, है ना? समझ में आ रही है बात? अगर n बॉल्स को जगल करना है तो 1/n सेकंड। अगर वो n बॉल्स को जगल कर रहा है तो 1/n सेकंड का टाइम लगना चाहिए ऊपर पहुंचने में। ठीक है, आप देखो, अगर ऊपर पहुंचने में 1/n सेकंड्स का टाइम लगना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन लगाता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे जगल कर सकता हूँ? एक को मैं वेलोसिटी दे दूँ पहले 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे को वेलोसिटी दे दी मैंने 4 मीटर पर सेकेंड, वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा जगल। बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास इसीलिए तो उसने लिखा कि सबकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है। अच्छा, जब ऊपर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 इक्वल्स टू u की वैल्यू निकाल लेंगे हम। a कितना होता है? a कितना है? माइनस जी ले लूँ। t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू कितनी है? 1/n, यानी कि यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g बाय, आ गई u। पहले तो सुन लो, यहाँ से लिख लेना, तुम लिखने की जल्दी मत किया करो, समझ आ गया तो लिख लेंगे। u इज इक्वल टू जी बाई एन। क्या हो गया? u इक्वल्स टू जी बाई एन। अब देखो निकालना क्या है क्वेश्चन में, बताओ क्वेश्चन में निकालना क्या है? हाइट निकालनी है। अब अगर हाइट निकालनी है तो मैं लगाता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a(s). ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है? 0 स्क्वायर माइनस u की वैल्यू तुमने निकाल ली कितनी है? जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? जी है, और एस हमारे पास क्या है? हाइट है। यहाँ से माइनस का साइन कट गया तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई, कितनी आ गई बताओ? जी अपॉन 2n। एन स्क्वायर तो कट गया ना एक, कि 2n स्क्वायर आएगा? नहीं कटेगा, तो जी अपॉन 2n स्क्वायर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें ट्रिक पता है क्या? हर क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक होती है, मुझे भी थोड़ी देर बाद पता लगा था ये। देखो ट्रिक छोटी सी क्या होती है कि कितने टाइम के बाद वो जगल कर रहा है। हमने, तुम अपनी असाइनमेंट देखना, उसमें भी एक क्वेश्चन था जिसमें 2 बॉल्स ली हुई थी, देखना उसमें वर्कशीट में, क्लास में करवाया हुआ है। 2 बॉल्स ली थी तो मैंने तब बोला था कि 2 सेकेंड से तो 1 सेकेंड हो जाएगा ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम। चलो कर लो, नोट कर लिया? चलो फटाफट से वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज करते हैं। नोट नहीं किया लो, कहाँ से करना है नोट? यहाँ से। अब तो आप मुझे देखना, आप ही मैंने क्या कहना? ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज कर दी, कर लिया नोट? फटाफट से जल्दी। बंद, समझ आ रहा है तेरे को? कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर जाता है वो क्या होता है पता है क्या बेटे? फंडामेंटल्स वही हैं, सिर्फ फंडामेंटल्स की एप्लीकेशन डिफरेंट है, वो अप्लाई नहीं हम कर पाते हैं। फंडामेंटल बड़ा सिंपल है यार, काम करोगे मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा, पर अप्लाई कई लोग कर पाते हैं, कई लोग कर ही नहीं पाते, है ना? चलो नेक्स्ट, प्रैक्टिकल बातें हैं ये मेगा। h इज इक्वल टू जी अपॉन 2n स्क्वायर।
वर्क एनर्जी थ्योरम देखो, कर दो नेक्स्ट स्लाइड। वर्क डन, देखो अब प्रीवियस हमने टॉपिक रिवाइज करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये क्या होता है बेटे? ये होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये प्रूव करना है, हम कैलकुलस से प्रूव करेंगे, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला बता दो पहले। एफ इंटू एस इंटू, थोड़ा एक्टिवली बोला करो यार, ऐसे नहीं। एफ इंटू एस इंटू कॉस, एक्टिव रहा करो जब तक काम कर रहे हैं ना। हमें कोशिश करनी पड़ती है एक्टिव रहने के लिए, अपने आप तो बॉडी पैसिव हो जाती है। वी ह्यूमन बीइंग्स आर द लेजीएस्ट पीपल, लेजीएस्ट इंटाइटीज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। हम एनिमल्स से भी लेजी हैं, ऐसे सच बात है ये। देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा के। डेल्टा के क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास हमने लिखा यहाँ पे सबसे पहले A इक्वल्स टू क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी को इसको हमने डी एक्स से डिवाइड कर दिया और डी एक्स से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। डी एक्स अपॉन क्या होगा? डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है बेटे? वेलोसिटी। क्या होता है? तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A इक्वल्स टू V इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से A इज इक्वल टू V इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो गया? A इंटू डी एक्स हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया? V इंटू डी वी हो गया। A इंटू डी एक्स इज इक्वल टू V इंटू डी वी हो गया। इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? U से लेके V तक। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके x तक। हाँ, तो ये क्या बन गया? साथ साथ लिख लो, इक्वल्स टू क्या बन गया? ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पे क्या बन गया बेटे? a इंटू एक्स, a इंटू एक्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे m से और यहाँ पे भी क्या कर देंगे? m से। m इंटू ए क्या हो गया? फोर्स। तो ये क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। फोन बहुत आ जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर ये तो बन गया काइनेटिक एनर्जी का चेंज डेल्टा के, और ये क्या हो गया? वर्क डन हो गया, खत्म काम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में से इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट फर्स्ट लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम। फर्स्ट तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। दूसरा, इस चैप्टर में अगर मेरे को क्वेश्चन डालना तो मैं क्वेश्चन डालूंगा कोलिजन्स के ऊपर। और कोलिजन्स के ऊपर भी पता है स्पेसिफिकली कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे को वो समझ ही नहीं आता, क्योंकि हर बच्चा मेरे पास पढ़ता नहीं। सुनो, वो जो ट्रक और वाला कोलिजन नहीं होता, ट्रक और करवाया था तुमको, ट्रक और साइकिल, वो केस तो 100% इंपॉर्टेंट है। एक तो वो आएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इन इलास्टिक कोलिजन। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं इसमें ऑब्लिक कोलिजन। देखो ऑब्लिक कोलिजन, ये चीजें देखा करो कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, वो करने का फायदा है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर पार के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पार के ऊपर वो तो सिंपल ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है ना।
अच्छा फिर देखो हमेशा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसके ऊपर आ सकते हैं। याद है वो कौन सी वेलोसिटी थी? रिकॉइल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी थी? वो लॉ ऑफ मोशन में भी किया था। लॉ ऑफ बैंकिंग ऑफ रूट्स तो वो है उसमें है लॉ ऑफ मोशन में वो नेक्स्ट क्लास में रिवाइज भी करूंगा। ठीक है वर्क एनर्जी बाद में तो यही है। और कुछ बताओ वर्क एनर्जी बाद में जो मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम है और ये क्वेश्चन है। चैप्टर को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन रिवाइज करना। क्वेश्चंस तुम पहले अपने बेस से शुरू करो, एनसीईआरटी से शुरू करो, सब करवाएंगे तुमको। फिर उसके बाद जो भी है समझ में आ गया? ठीक है अब मुझे बताओ टॉर्क का रिलेशनशिप क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का कितना होता है? mr स्क्वायर। डिस्क नहीं रिंग का कितना होता है? mr स्क्वायर। डिस्क का कितना होता है? mr स्क्वायर। होमवर्क क्या है? होमवर्क में लॉज ऑफ मोशन ज़्यादा रिवाइज करके आना। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है दैट इज फॉर द डे।